आगे बढ़ते हुए कक्षा 8वीं परीक्षा अध्ययन में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान से अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 3 तक का हल हमने देख लिया था। अध्याय नंबर 4 की हम बात करेंगे। अध्याय का नाम है आदिवासी दिको और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, तो इसके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2024 में आया, 2024 में आया, ये 2023 में आया है। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं, बिल्कुल आप इनको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, है ना, और याद कर लीजिए। उसके बाद ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव, इनके जो भी आंसर है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक साथ ऑब्जेक्टिव लेने हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, फिर भी नहीं आएगा तो ये देखो, इस टाइप से आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अति लघुत्री प्रश्न की। ठीक है, तो अति लघुत्री प्रश्न में आता है दीकू कौन थे, आदिवासी इनसे क्यों नफरत करते थे। देखो, दीकू अंग्रेज लोग थे, आदिवासियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर करने के कारण आदिवासी दीकुओं से नफरत करते, मतलब जो अंग्रेज लोग थे ना, ये इनके क्षेत्र में क्या करते थे, इंटरफेयर करते थे, मतलब, है ना, तो इसलिए इनसे नफरत करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरक्षित वन किसे कहा जाता है। तो जिन जंगलों में अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, इन वनों में आदिवासियों के प्रवेश की मनाही थी, मतलब आदिवासी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते थे और इन्हीं वनों को आरक्षित वन कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे, तो घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगलों की पट्टियों में रहते थे। ठीक है, रेशम के कीड़े कौन पालते हैं, तो वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते हैं। ठीक है, मुंडा लोग कहाँ रहते थे, तो मुंडा लोग आधुनिक झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते थे। मतलब अभी जो झारखंड है ना, वहाँ का जो राज्य छोटा नागपुर का, सुना होगा आपने। ठीक है, वहाँ रहते थे। वन गांव की स्थापना क्यों की गई थी, तो वन विभाग में सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसाए थे। ठीक है, चाय के बागान और खनन उद्योग कब फैलने लगे थे, तो 19वीं सदी के आखिर से ही चाय के बागान और खनन उद्योग फैलने लगे थे। ठीक है, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, तो सफेद रंग का झंडा। ठीक है, कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए किन फूलों का प्रयोग किया जाता था, तो कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और फलाश पलाश के फूलों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, तो वर्ली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद शुरुआत करते हैं, देखो लघुत्तरी के, तो इनमें शॉर्ट करने पड़ते हैं, है ना, तो इनको पढ़ेंगे और शॉर्ट करते जाएंगे। देखो, झूम खेती की क्या विशेषताएं। झूम खेती को घुमंतु खेती भी कहा जाता है। यह जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है, मतलब छोटे छोटे, है ना, पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है तथा घास फूस की जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेर बो दिया जाता है। जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। ठीक है, मतलब एक जगह खेती कर लेते हैं, उसके बाद ये सीधे दूसरी जगह खेती करते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो है झूम खेती और घुमंतु खेती है। जनजातीय समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। बिरसा ने जनजातीय समूहों की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। बिरसा ने कई जनजातीय समूह को भीषण अकाल और महामारी के समय उनकी पूर्ण समर्पण भाव से सेवा की और समाज को अंधविश्वास के दुष्चक्र से बाहर निकाला। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अंधविश्वास से बाहर निकाला। ठीक है, राजस्व तथा जमींदारी प्रथा के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। इन्हीं कारणों से जनजातीय समूह ने बिरसा का समर्थन किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे, तो जीवन यापन जंगलों में जो है बेरोकटोक आवाजाही, है ना, बेरोक टोक मतलब उनको कोई मतलब रोक टोक नहीं करेगी, फसल उगाना, है ना, जंगलों के उपयोग पर आधारित थी। बहुत से आदिवासी पशुओं को पालकर भी अपनी जीविका चलाते थे, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन अगला, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। मतलब जो आदिवासी लोग थे वो महाजनों और व्यापारियों, है ना, इनको यूं क्यों मानते थे भाई कि ये हमारी मुसीबतों के जिम्मेदार है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि पशुपालक आदिवासियों के जीवन पर प्रकाश डालिए। मतलब जो पशुपालक आदिवासी थे ना, उनके जीवन पर। तो देखो, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। अभी हाल हमने पढ़ा है, वे चरवाहे थे जो मौसम के अनुसार मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ को लेकर यहाँ से वहां जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सभी को बताया गया पशुपालक थे ना, कौन बकरी पालता था, कौन क्या पालता था, है ना। देखो अगला है, एक जगह खेती करने वाले आदिवासियों के विषय में लिखिए। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में बहुत से जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे हलों का प्रयोग करते थे, उन्हें धीरे धीरे जमीन पर अधिकार मिलते जा रहे थे और बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पर पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी जो है आंसर नहीं है।
घर से दूर रहने वाले आदिवासियों की हालत और अधिक खराब क्यों हो गई थी, तो इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी पढ़ के रखिएगा, कभी आ जाए बाई चांस तो थोड़ा बहुत लिख के आ जाए ऐसा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होते हैं दीर्घोत्तरी। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो घुमंतु काश्तकारों की जिंदगी जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जंगलों के उपयोग पर आधारित थी, परंतु अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों ने घुमंतु काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर किया, उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी, उनसे लगान वसूली की जाने लगी, उन पर जंगलों के नियम लागू किए गए, अतः घुमंतु काश्तकारों को अंग्रेजी शासन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये था आपके पहला दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन। इसके बाद आपके दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औपनिवेशिक शासन के तहत मतलब अंग्रेज, जब अंग्रेज लोगों का शासन था तब आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या चेंजेस आया। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी मुखियाओं का अपने इलाके में महत्वपूर्ण स्थान होता था, ठीक है। उनके पास अपने इलाके के आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार होते थे, ठीक है। वे वो खुद ही डिसीजन करते थे, उनके इलाकों के डिसीजन वगैरह लेते थे ना, और जो कानून वगैरह भी उनके चलते थे। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश शासन के तहत जब ब्रिटिश शासन आया तो आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकारों में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। कैसे, आदिवासी मुखियाओं के प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए, ठीक है भाई, वो कोई कानून वगैरह नहीं बना सकते थे, उन्हें ब्रिटिश कानूनों का पालन करने पर मजबूर किया गया। ब्रिटिश मतलब वही अंग्रेजी। आदिवासी मुखियाओं से अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो है नजराने देने को मजबूर किया जाने लगा, पैसा कौड़ी है ना, गेहूं वगैरह मतलब जो भी रहते हैं वहाँ पे। औपनिवेशिक शासन में आदिवासी मुखियाओं की सारी ताकत उनके हाथ से छीन ली गई, साथ ही उनसे परंपरागत कार्य भी नष्ट कर दिए गए। परंपरागत मतलब जो शुरू से चलते आ रहे थे वो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। देखो, इनको स्थायी रूप से नहीं बसा पाए थे तो इसमें वो अनसक्सेस हो गए थे। क्यों, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज असफल रहे, क्योंकि जिन इलाकों में पानी कम था, मिट्टी सूखी थी, वहाँ हलों से खेती करना आसान था। हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान होता था। क्या, उनकी उपज अच्छी नहीं होती थी, इसलिए झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए जैसे वो जीते आ रहे हैं। तो व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी थी। ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु की छूट भी दे दी गई थी, ठीक है। घुमंतु मतलब घूम घूम के खेती करना। वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आदिवासी को जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की मनाही कर दी। भाई साहब, मना कर दिया था, ठीक है, जब वन कानून बन गया था। जब उससे पहले तो वो घूम रहे थे। सेकंड, वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी, ठीक है। वन कानून लागू हो गए, इसलिए झूम काश्तकार जंगल में घूम नहीं पा रहे थे, है ना। आदिवासी पूरी तरह से वनों पर ही डिपेंड होते थे, वे वनों को अपनी माता मानते थे। वन कानून लागू होने से उनका जीवन संकट में आ गया, उन्हें मजबूरन क्या रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना इसको। एक और क्वेश्चन आता है आपके बिरसा वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। तो बिरसा का आंदोलन समाज को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। तो 6 पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। 6 में से कोई 4 अच्छे पॉइंट आपको जो याद हो जाए वो आपको लिख लेने हैं, क्योंकि इससे बड़ा आपको नहीं करना है, ठीक है। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। दिकू कौन थे, फिर से ये अंग्रेज थे, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन है ना, इनके नाम अलग अलग दिए गए। देखो, यहाँ पे ब्रिटिश शासन अंग्रेजी है, औपनिवेशिक अंग्रेजी है, ठीक है। फिर से अगर दिकू, ये भी अंग्रेजी है ना, मतलब तो टोटल अंग्रेज लोग ही है, लेकिन नाम चेंज कर दिए। इससे आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो आप क्या करिएगा, आप तो याद रखिएगा कि भाई अंग्रेज लोगों को ही जो है सब नाम से पुकारा जाता था। तो आदिवासियों के गुस्से पर के क्या कारण थे भाई। तो ये आदिवासी गुस्सा क्यों करते थे, है ना। आदिवासी बाहर से आने वाली शक्तियां जैसे सूदखोर, जमींदार, महाजन, व्यापारी और अंग्रेज अधिकारियों को दीकू कहते थे, ठीक है। जो बाहर से आते थे वो दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के निम्नलिखित कारण थे। आदिवासियों पर दीकू ने कई अत्याचार किए थे, वे उन्हें अपनी गरीबी तथा दयनीय व्यवस्था का कारण मानते थे, है ना। दूसरा, आदिवासियों का मानना था कि इन दीकुओं ने उनकी स्वतंत्रता और पारंपरिक संस्कृति को नष्ट कर दिया है, ठीक। दीकुओं के कारण ही उनकी जमीन, जंगल, प्रतिष्ठा आदि का नाश हुआ है तथा दीकुओं ने अपना गुलाम बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन 7वां, 19वीं और 20वीं शताब्दी में
बदले कानूनों के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह का विवरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो बदलते कानूनों के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह 1831 से 32 में कोल आदिवासियों का विद्रोह। ठीक है, पहला पॉइंट है। उसके बाद देखो 1855 में संथालों का विद्रोह, 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह, 1940 में महाराष्ट्र में वल्ली विद्रोह, बिरसा आंदोलन आदि। ठीक है, बस यहीं तक आपको लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए। जब बिरसा आंदोलन हो गया था, तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई परिणाम तो आपसे पूछ ही सकते हैं। ठीक है, जब बिरसा आंदोलन हो गया था तो उसके बाद उसके क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या परिणाम है, वो आपको बताना। देखो बिरसा आंदोलन कंपनी के लिए एक सबक सरीख साबित हुआ। ठीक है, तो सबक साबित हुआ इतना लिख देना। इस आंदोलन के कारण ही कंपनी ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। ठीक है, पहली पॉइंट बहुत अच्छा लिख लीजिएगा। अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधित नए नियम बनाए और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी बैंडकारी व्यवस्था को भी लागू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्रशासनिक सुविधा को और भी बेहतर बनाया। ठीक है, बिरसा आंदोलन ने अपने खास अंदाज से अपनी रस्मों और संघर्ष के तरीकों के जरिए इस आंदोलन को सफलता का अंजाम दिया। तो आप चाहे तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके मैप। ठीक है, इस चैप्टर से आ सकता है ना। नीचे दिए गए रेखा चित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदाय को चिन्हित कीजिए। मतलब कौन कहाँ रहते थे, तो बेगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी, भील। तो देखो ये इस तरफ यहाँ पे आपको मैप बना लेना है। खासी इस तरफ रहते थे, है ना। तो ठीक है, आप ये बना लीजिएगा। इसी के साथ आपके चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।